हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 के चैप्टर 3 यानी कि परमाणु एवं अणु के बारे में पढ़ेंगे तथा क्लास 9 के एनसीईआरटी चैप्टर 4 को भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है, महर्षि कणाद ने ही कहा था कि परमाणु वह है जिसके सुषुप्त कण अविभाज्य रहेंगे। ये महर्षि कणाद ने ही कहा था। इनके अलावा डाल्टन ने भी यही शब्द को बताया था। नेक्स्ट पॉइंट है, लेवोजियर एवं जोसेफ एल प्रॉस्ट ने रासायनिक संयोजन के दो नियम बताए। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। यहाँ पर उसके बारे में जान लेते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना ही विकास किया जा सकता है। तो यह कौन सा नियम कहलाएगा? द्रव्यमान का संरक्षण का नियम। इसे दिया किन्होंने था? लेवोजियर एवं जोसेफ एल प्रॉस्ट ने। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दर्शा दिया यहाँ पे। H2O में H और O2 के बीच का अनुपात 1:8 होगा। वहीं NH3 में N और H3 यानी 14:13 होगा। NH3 किसका सूत्र है? या अमोनिया का सूत्र होता है NH3। वहीं CO2 में C और O2 यानी कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा? 3:8। परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो परमाणु की त्रिज्या को किसमें मापा जाता है? तो नैनोमीटर में मापा जाता है। वहीं 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। वहीं 10⁻⁹ न्यूटन मीटर बराबर क्या होता है? 1 मीटर। सापेक्ष आकार मीटर में दर्शाया जाता है, जो कि क्या दर्शाता है? त्रिज्या को दर्शाता है। वहीं 10⁻1 मीटर सेव हो जाएगा, 10⁻3 मीटर चींटी हो जाएगा, 10⁻4 मीटर रेत के कण हो जाएंगे, वहीं 10⁻8 मीटर हीमोग्लोबिन अणु हो जाएंगे, वहीं 10⁻9 मीटर जल के अणु हो जाएंगे और 10⁻10 मीटर हाइड्रोजन परमाणु हो जाएगा। ये सभी क्या है? तो ये सभी त्रिज्याएं हैं सापेक्षिक आकार में। पूरा विश्व परमाणु एटम से ही बना हुआ है। लोहा जिसका प्रतीक क्या होता है? Fe, जिसका लैटिन नाम क्या है? फेरम। सोडियम Na यानी नेट्रियम इसे कहा जाता है। वहीं पोटेशियम के है, इसका लैटिन नाम क्या है? केलियम। 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड बना हुआ है। और कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या है? तो CO। ये कई एग्जामों में पूछा जाता है। अर्थात कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन से के साथ संयुक्त होता है। किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के भाग के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। यहाँ पर तत्व है, यहाँ पर मैंने परमाणु संख्या भी दे रखा है और परमाणु द्रव्यमान भी, जिसे U से डिनोट किया जाता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? 1 है। वहीं इसका द्रव्यमान की अगर बात करें तो वह भी 1 ही होगा। परंतु कार्बन का जहां परमाणु संख्या 6 है, वहीं इसका परमाणु द्रव्यमान 12 हो जाएगा। नाइट्रोजन का उसी प्रकार 7 परमाणु संख्या और द्रव्यमान 14। ऑक्सीजन का 8 परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान 16। सोडियम का परमाणु संख्या 11 और वहीं परमाणु द्रव्यमान 23 हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सोडियम जिसका परमाणु संख्या 11 है वह 23 में बदल रहा है, जबकि यहाँ तक हमने देखा कि ये सिर्फ दोगुने हो रहे थे। जैसे 1 का तो 1 ही हो गया, 6 का 12 हो गया, 7 का दोगुना 14, 8 का दोगुना 16, वहीं 11 का दोगुना 22 होता है, पर यहाँ +1 एडेड है तो ये 23 हो जाता है। फिर मैग्नीशियम का 12 और इधर 24, सल्फर का 16 परमाणु संख्या, फिर 32, ये भी दोगुना हो रहा है परमाणु द्रव्यमान में।
परंतु क्लोरीन में भी देखिए यहाँ पे ये 17 है परमाणु संख्या, पर इसका परमाणु द्रव्यमान 35.5 हो रहा है, यह 2 गुना से ज्यादा है। तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्लोरीन का भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। कैल्शियम 20 होता है, इसका 40 परमाणु द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, ये अणु है जिसे हम लोग इंग्लिश में मॉलिक्यूल कहते हैं। दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन कैसा होता है? तो द्विपरमाणुक होता है। फास्फोरस चतुष्परमाणुक होता है और यहाँ सल्फर बहुपरमाणुक होता है। बहुपरमाणुक कौन होते हैं? ये आयन की तरह ही व्यवहार करते हैं, जो पॉली एटॉमिक आयन कहलाते हैं। परमाणु जिस पर नेट आवेश विद्यमान हो वो भी क्या कहलाएंगे? बहुपरमाणुक कहलाएंगे। यौगिक के अणु मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्माण करते हैं। जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ जल का सूत्र क्या होता है? H2O। वहीं H और O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का अनुपात 2:1। वहीं अगर आयन की बात करें तो यह आवेशित कण होता है जो कि आयन कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनायन जिसे केटायन कहते हैं अंग्रेजी में, तथा दूसरा होता है ऋणायन जिसे अनायन कहते हैं अंग्रेजी में। कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका सूत्र CCl4 होता है, वहीं अमोनियम सल्फेट जो NH4 का होल ट्वाइस SO4 होता है। आयनों की खोज किन्होंने की थी? तो ये माइकल फैराडे ने की थी। यह काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख सकते हैं और इसके बारे में पढ़ सकते हैं। आयनों की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे ने। NaCl जो कि क्या होता है? तो यह साधारण नमक का सूत्र है, का द्रव्यमान क्या होता है? 58.5 U। वहीं CaCl2 का द्रव्यमान क्या होगा? तो 111 U। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे नोट्स में शामिल किया है। तो हमने चैप्टर नंबर 3 को समाप्त कर लिया है। अब आएंगे चैप्टर नंबर 4 पे, परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। परमाणु आवेशित कणों से बना है, यह अविभाज्य है। इसके पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कनाद और डाल्टन ने बताया था कि यह अविभाज्य है, परंतु यहाँ ये विभाज्य है। और ये विभाज्य किन किन रूपों में है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि कणों में ये विभक्त होता है परमाणु। गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की। किसके द्वारा? केनाल रे का प्रयोग करके इन्होंने नए विकिरण की खोज की। यह धनावेशित विकिरण थी। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 2000 गुना अधिक होता है, जो प्रोटॉन कहलाता है। यहाँ पर मैंने निगेटिव और पॉजिटिव दे रखा है, यानी इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होगा? तो ऋण आवेश। प्रोटॉन पर कैसा? तो धन आवेश। और न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 होता है, वहीं आवेश इसका +1 होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और आ भी रखा है एग्जाम में। द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? नगण्य होता है, तथा आवेश -1 होता है। अब आएंगे परमाणु बना है। परमाणु किन किन चीजों से बना है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, लेकिन मुख्य रूप से इन्हीं दोनों से बनता है। और यह तटस्थ रहता है। न्यूट्रॉन तटस्थ रहता है, परंतु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के मेल से परमाणु का निर्माण हो जाता है। जे थॉमसन ने सबसे पहले परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया, जो कि कैसा दिखने में था? तो क्रिसमस केक की तरह दिखता था, जिसे हम लोग वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, जो कि जे थॉमसन ने ही दिया था। इसे इसका एक और नाम है पाम पुडिंग मॉडल भी दे देता है आपके एग्जामों में। और इसकी खोज 1904 में किन्होंने की थी? जे थॉमसन ने की थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने दे रखा है कि धनावेशित गोला है, उसमें बीज के रूप में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये क्या है? एक परमाणु है। अल्फा पॉजिटिव कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं।
द्वि आवेशित हीलियम कण यानी डबली चार्ज कण कौन होते हैं? तो अल्फा कण होते हैं। ये धनात्मक प्रकृति के होते हैं। कण अल्फा का द्रव्यमान कितना होता है? तो 4u होता है। नाभिकीय भौतिकी न्यूक्लियर फिजिक्स के जनक किन्हें कहा जाता है? तो रदरफोर्ड को कहा जाता है। नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुनी छोटी होती है यानी स्मॉल होती है। नाभिक त्रिज्या 10⁻⁻15 परमाणु त्रिज्या 10⁻⁻10 होता है, जिस कारण से इन दोनों के बीच का अंतर 10⁵ आ जाता है। तो यह इतना ही छोटा होता है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके कहाँ स्थित होता है? तो नाभिक में स्थित होता है। नील्स बोर की 3 पुस्तकें हैं और इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया जा चुका है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए 1922 में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। ये काफ़ी बार पूछा जाता है आपको एग्जामों में। तो ये किस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज जीते थे? स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए 1922 में। नील बोर की 3 पुस्तकें कौन कौन हैं? तो द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, वहीं दूसरी बुक है एटॉमिक थ्योरी, तीसरी बुक है द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण बोर एवं बरी ने किस प्रकार से दिया था? तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2n² के रूप में दिया था बोर एवं बरी ने। यहाँ पर देखिए कि कैसे कक्षाएं हैं। ये नाभिक रहा आपका, उसके बाद के एल एम एन 1 2 3 4 सभी कक्षाओं के रूप में वर्णित है। और के को 2n² में जब बैठाएंगे तो 2 गुने 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। वहीं एल दूसरी कक्षा, तो दूसरा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 का स्क्वायर बराबर 8 हो जाएगा। वहीं तीसरी कक्षा 18 और चौथी कक्षा उसी प्रकार 32 हो जाएगी। तो 2 8 18 32 यही के एल एम एन कक्षाओं को प्रस्तुत करता है। सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। तो ये भी पूछा जाता है कि सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किसी परमाणु में कितनी हो सकती है? तो वह 8 ही हो सकती है। हाइड्रोजन, सोडियम, लिथियम के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये सभी उदाहरण है कुछ जिसके बाह्यतम कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, इन सब के बाह्यतम कक्ष में एक ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या को डिनोट कैसे करते हैं? तो जेड लिखकर, जेड अंग्रेजी का जेड वर्णमाला लिखकर हम लोग परमाणु संख्या को प्रस्तुत करते हैं। और यह क्या होता है? तो प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या जिसे ए द्वारा सूचित किया जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये 2 पॉइंट आप लोग हमेशा याद रखिएगा। द्रव्यमान संख्या ए कहा जाता है और यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। द्रव्यमान संख्या, इसमें इलेक्ट्रॉन को नहीं लिया जाता है। यूरेनियम जिसका परमाणु संख्या 92 है का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का, जिसका परमाणु संख्या 92 होता है। वहीं कैंसर के उपचार में कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है, जिसका परमाणु संख्या कितना होगा? तो यह 27 होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।